खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं कि जो ओल्डर एज पेशेंट्स होती हैं या जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा कमर में झुकाव आ जाता है उसकी क्या वजह है और उस झुकाव की वजह से उस बंदे को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी जो कमर है वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकली हुई होती है और वो बहुत झुक के चल रहे होते हैं और उस झुकने की वजह से वो बहुत आहिस्ता चलते हैं। वो जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो बहुत आहिस्ता उनकी स्पीड होती है और इसके अलावा उनको गिरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। इस वजह से वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ताकि वो गिर ना जाए। उनकी जो बेस होती है वो ज़्यादा छोटी हो जाती है और उनको देखने में मसला हो रहा होता है, उनका पोस्चर ठीक नहीं होता और मतलब ये सब जो चीज़ें हैं ये हम उस बंदे में देखते हैं जिनके अंदर जो कमर है या उसमें बहुत ज़्यादा जो झुकाव है वो आ जाता है। अब उस झुकाव की वजह से या उसकी क्या वजह है तो हम बात करते हैं काइफोसिस की या हाइपर काइफोसिस की। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो 20 से 40% जो हमारे पास ओल्डर एडल्ट होते हैं उनके अंदर हम ये मसला देखते हैं। हमारी जो स्पाइन है वो बहुत नॉर्मल होती है। उसके अंदर 5 रीजन्स होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिजियल। जो हमारे पास लंबर रीजन है वो हमारे पास मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट को टोलरेट करता है, जिसको हम लो बैक जो कहते हैं। और पेन भी वहीं पर ज़्यादा होती है क्योंकि हम जो बॉडी का वेट है ज़्यादा वहीं टोलरेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो कमर में झुकाव है वो इससे ऊपर वाले हिस्से में होता है और बहुत ज़्यादा ही होता क्या है कि हमारी जो स्पाइन है उसका एंगल बढ़ जाता है। उसके एंगल बढ़ने की क्या वजह है तो सबसे पहले जो हमारे पास वजह आ जाती है वो पोस्चर है। पेशेंट का पोस्चर ठीक नहीं है। जो मोस्ट इसका इम्पॉर्टेंट कोज है वो पोस्चर है। हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हम बैठते हैं तो हम अपनी बैक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक अपर बैक और एक लो बैक। हमें चाहिए कि हम अपनी लो बैक को स्टेबलाइज करें, उसको टेक लगा के बैठें। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी मतलब बहुत रिलैक्स होने के लिए तो अपनी जो अपर बैक है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं। जब उसको सपोर्ट दे दी जाती है आपका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं रहता, आपकी जो स्पाइन है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से कमर में झुकाव पैदा हो जाता है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि हमारी जो स्पाइन है उसके अंदर बहुत सारी वर्टिब्रास हैं और डिस्क प्रेजेंट हैं, बोन्स हैं, नर्व्स हैं, जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, मसल्स प्रेजेंट हैं। मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो गई है। जो हमारे बैक एक्सटेंसर्स मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, उनके अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई है। थर्ड हमारे पास जो कॉज आ जाती है वो जो हमारी डिस्क है जो कि बॉडी का वेट टोलरेट कर रही है, मोस्ट ऑफ द बॉडी को स्टेबलाइज कर रही है, लेकिन आप लोगों का पोस्चर ठीक नहीं था जिसकी वजह से हमारी जो स्पाइन है वो बाहर की तरफ निकल आई है। अब उन डिस्क के अंदर पानी की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी जो स्पाइन है वो कंप्रेसिव फ्रैक्चर की तरफ जाना शुरू हो गई है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे पास हाइपरकाइफोसिस कॉज करती हैं और जो हमारी स्पाइन है उसको बाहर की तरफ निकाल देती है। बाहर की तरफ निकालने की वजह से जो पेशेंट है उसको चलने में मसला आ रहा होता है, उसका गेट ठीक नहीं होता, उसको गिरने का खतरा होता है, उसको सांस में मसला आ रहा होता है। और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करवाते तो ये हमारे पास डेथ कॉजिंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोगों की स्पाइन का एंगल बहुत ज़्यादा ही बाहर की तरफ आ गया है या आप लोगों की कमर में झुकाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारी हार्ट लंग्स ये अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पल्मोनरी डेथ होती है वो हमें देखने को मिलती है। हमारे पास जो एज रिलेटेड हाइपरकाइफोसिस होता है वो मोबिलिटी को अफेक्ट कर देता है। जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं लाइफ के वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है और मोर्टेलिटी जो है वो हमारे पास एक रिस्क फैक्टर है कि अगर हम इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास डेथ जो है वो कॉमन हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट को चलने में मसला आ रहा है, मैंने आपको बताया। तो जितने भी हाइपरकाइफोसिक पेशेंट्स होते हैं इनको हमें ट्रेन करना चाहिए, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं हम इसके फर्दर डिटेल में बात करते हैं कि इसकी क्या वजह है जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा झुकाव का सामना करना पड़ रहा है या उसकी जो कमर है वो बाहर की तरफ निकल आई है। कॉजेज़ को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो हाइपरकाइफोसिस है ये हम वुमेंस में ज़्यादा देखते हैं और एज़ कम्पेयर टू द मेन, और 20 से 40% हम देखते हैं दोनों पॉपुलेशंस में, लेकिन ज़्यादातर जो हम देखते हैं वो फीमेल के अंदर होता है। क्योंकि
फीमेल के अंदर हम देखते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि बोन्स जो हैं वो अपने आप को खाना शुरू हो जाती हैं, बोन के सेल्स जो हैं वो रिजॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। उस रिजॉर्ब होने की वजह से जब आप कोई चीज़ उठा रहे हैं या आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो आपकी स्पाइन पर एक लोड पड़ रहा है, और उस लोड पड़ने की वजह से आप लोगों की जो स्पाइन के वर्टिब्राज हैं वो फ्रैक्चर होना शुरू हो गए हैं। तो उस फ्रैक्चर होने की वजह से हम देखते हैं कि हमारी स्पाइन पर बहुत चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं उस एक ओस्टियोपोरोसिस की वजह से। तो वुमेन्स में इस वजह से ज़्यादा होती है। इसके अलावा मसल वीकनेस हमारे पास कॉज आ गया, मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, या हम बात करते हैं कि हमारा पोस्चर ठीक नहीं है। पेशेंट को एजुकेशन ही नहीं है कि उसने कोई भी चीज़ या कोई भी काम कैसे करना है। अक्सर कोई चीज़ जब हमने नीचे से उठानी होती है तो बजाय ये कि हम बैठ के उठाएं ताकि हमारी स्पाइन पर लोड ना पड़े, हम अपने आप को झुका लेते हैं नीचे की तरफ। उस झुकने की वजह से हमारी जो स्पाइन है उस पर इफेक्ट पड़ता है, उसका जो वर्टिब्राज हैं उनके अंदर वेरिएशंस आना शुरू हो जाती हैं। और हम देखते हैं कि वुमेन्स के अंदर तो वैसे भी हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे जैसे उनकी एज जो है वो बढ़ती जा रही होती है। तो उन हार्मोनल चेंजेस या वेरियस चेंजेस की वजह से जो हाइपरकाइफोसिस है वो वुमेन्स में ज़्यादा होता है। और हम आजकल हम आसपास यही देखते हैं कि वुमेन्स के अंदर ही जो कि ओल्डर एज वुमेन्स होती हैं वो ही ज़्यादातर झुक के चल रही होती हैं, और उनके जो कमर है उधर एक हम्प सा निकला होता है। तो यही वजह है कि उनको देखने में मस्त आ रहा है, वो सुन नहीं पा रही हैं। तो उनका जो वेस्टिबुलर एपरेटस है या उनकी जो विजन है वो भी हमारे पास उनकी स्पाइन को अफेक्ट करती हैं और पोस्चर को मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे पास जो हाइपरकाइफोसिस है वो कॉमन हो जाता है। डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटीज़ जो हैं ये भी हमारे पास हाइपरकाइफोसिस कॉज करती हैं। एज रिलेटेड है क्योंकि, और एज से साथ साथ जो है डिप्रेशन में भी जाना शुरू हो जाता है बंदा, या उसको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब जो है ये हमारे पास हाइपरकाइफोसिस कॉज करते हैं। मेडिकली हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो हमारे पास सर्जरीज भी आ जाती हैं जिसमें हम काइफोप्लास्टी करवाते हैं और मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हमारे पास वर्टिब्रा जो है वो फ्रैक्चर हो रहे हैं और जो हमारी स्पाइन का एंगल है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम उनको एंटी रिजॉर्प्टिव जो मेडिकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, या बोन बिल्डिंग मेडिकेशन जो है वो हम पेशेंट को देते हैं, ताकि उनकी जो बोन है उनकी जो डेंसिटी है वो कम ना हो और उनके जो स्पाइन के फ्रैक्चर का रिस्क है वो कम हो सके। फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्सरसाइजेस हैं वो हमारे पास सबसे पहले परफॉर्म करवाते हैं। हम इनिशियली जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो एक्सरसाइज से करते हैं ताकि पेशेंट अपने पोस्चर को मेंटेन करे, और पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट को अवेयर करते हैं कि उसने एक फिजिकल एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करवानी है, उसने अपनी जो पोस्चर है उसको कैसे मेंटेन करना है, कोई भी काम है आपने उसको कैसे करना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हम पेशेंट को बताते हैं। हाइपरकाइफोटिक पेशेंट को फिजिकल थेरेपिस्ट कैसे मेंटेन करता है और उसका मेन गोल क्या होता है, तो मसल्स जो कि वीक हो गए होते हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इंक्रीज करना उस पेशेंट की मोबिलिटी को, पेशेंट को उसके पोस्चर के बारे में अवेयर करना, पेशेंट के जो वर्टिबल कंप्रेशंस हैं उससे प्रिवेंट करना। ये सब जो गोल हैं ये एक फिजिकल थेरेपिस्ट के गोल होते हैं ताकि उस पेशेंट को वो ठीक कर सकें। और अगर पेशेंट अपने ट्रीटमेंट नहीं ले रहा सही से तो पेशेंट जो है वो पल्मोनरी डेथ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो उस पर कंप्रेसिव फोर्सेस पड़ना शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से सांस में मसला आना शुरू हो जाता है और पल्मोनरी डेथ कॉमन हो जाती है। अपने वीडियो को एंड करते हैं। तो हमने बात की कि हाइपरकाइफोसिस जो है वो एज रिलेटेड है, और काइफोसिस की अगर हम बात करें तो काइफोसिस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर्स कॉमन हो जाते हैं, मोर्टालिटी कॉमन हो जाती है, लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, हेल्थ फिटनेस जो है ये सब इफेक्ट हो जाते हैं। और इनको हम ठीक कैसे करते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट के थ्रू ब्रेसेस यूज़ करते हैं, हम मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं और एक्सरसाइजेज जो है वो हमारे पास इसको मेंटेन करती हैं। देयरफॉर जो मेन काम है वो पोस्चर के बारे में अवेयरनेस है, पेशेंट को बताया जाए। पेशेंट के अलावा भी हमें हर इंडिविजुअल को बताना चाहिए कि उसने अपने पोस्चर को कैसे मेंटेन करना है, उसका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, उसका स्टैंडिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, उसने अगर कोई चीज़ या उठानी है या अगर कोई काम करना है तो उसने कैसे करना है, उसे अपनी स्पाइन पर लोड कैसे डालना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट को चाहिए कि वो अवेयर करे पेशेंट को या किसी भी इंडिविजुअल को, ताकि वो इस काइफोटिक जो मसला है उससे ना आए। थैंक यू।